अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग पर हम आ रहे हैं। कूलम्स लॉ के क्वेश्चंस करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। हेडिंग का नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बच्चों सुपरपोजिशन में भी पॉसिबल, आपने इस शब्द को पहले भी सुना हो, और दुनिया की हर वेक्टर क्वांटिटी ऑलमोस्ट इसको फॉलो करती है, ज्यादातर वेक्टर क्वांटिटीज। आपने इसका नाम कहाँ सुना होगा, मैं याद दिलाता हूँ, हो सकता है आपने वेव्स के अंदर इसका नाम सुना हो, जहां पर हम नेट डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। अभी आपने हो सकता है वेव ऑप्टिक्स में भी पढ़ा हो, इंटरफेरेंस वगैरह जब हम करते हैं, कई जगह इस चीज का हम पहले से नाम सुन चुके होते हैं। स्टिल मैं इलेक्ट्रोस्टेट्स के कॉन्टेक्स्ट में आपको बता देता हूँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब क्या है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल 2 पॉइंट्स में है यहाँ। पहला पॉइंट, फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू अदर इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्ज स्लैश मीडियम नियर बाय। किसी एक चार्ज पर दूसरे चार्ज के कारण जो फोर्स लगता है, वो फोर्स आसपास मौजूद चार्जेस, आसपास मौजूद मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब आपको न तो आसपास के चार्जेस का उस पर असर लेना है, ना आसपास के सराउंडिंग मीडियम का आपको उस पर असर लेना है। पहला पॉइंट मैंने लिख दिया है। दूसरी बात, नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ओवर दैट चार्ज। मान लीजिए एक चार्ज है Q1 और उस पर कई सारे चार्जेस बाकी के Q2, Q3, Q4, Q5, Qn सब अपनी अपनी फोर्सेस लगा रहे हैं। अब मैंने आपसे पूछा बताइए व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन Q1। तो बच्चों ये कोई बहुत महान पॉइंट नहीं है, आप समझ ही पा रहे होंगे। सिंस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो नेट फोर्स अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, सभी फोर्सेस का वेक्टर सम कर दीजिए। वेक्टर सम का मतलब है रिजल्टेंट कर देना है। रिजल्टेंट करेंगे तो आपको नेट फोर्स एक्टिंग ओवर द चार्ज पार्टिकल यहाँ पता चल जाएगा। तो ये 2 पॉइंट है बच्चों सुपरपोजिशन के। अभी आप आगे क्वेश्चंस में देखेंगे हम इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। आपको क्वेश्चन में यही करना है, कूलम्स लॉ के किसी भी चार्ज पर फोर्स पूछे तो रिमेनिंग चार्जेस के कारण उस पर फोर्सेस दिखाइए, फिर उन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट करिए, तो आपको नेट फोर्स एक्टिंग ओवर दैट चार्ज पता चल जाएगा। अब एक बहुत बड़ा डाउट, बच्चे कहते हैं सर ये मीडियम वाली बात पल्ले नहीं पड़ी, आपने कल ही तो लिखवाया था कि भाई मीडियम में जो फोर्स होता है दैट इज F0/K, तो फिर मीडियम का इफेक्ट कैसे नहीं है। बच्चों मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। जैसे सपोज ये 2 चार्जेस है Q1 Q2, इन्हें किसी मैंने इनफाइनाइट एक्सटेंशन के डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K। अब बच्चों फोर्स की बात करी जाए, मैं ऐसे आपको समझा देता हूं। 2 चार्जेस थे गिवन सेपरेशन पर, वैक्यूम में उनके बीच में फोर्स लग रही थी F0। आपने कहा कि हमने इन दोनों चार्जेस को ऑयल में उतार दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, अब फोर्स घट के रह गई है F0/K। तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि मीडियम में उतारने पर ये जो फोर्स में रिडक्शन हुआ ये किसके कारण हुआ। सोचिए, अगर 2 चार्जेस सेम सेपरेशन आपने मीडियम में उतार दिए तो आप कह रहे हो फोर्स वैक्यूम के कंपैरिजन में F0/K रह गई है। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि जो फोर्स में रिडक्शन हुआ तो ये किसके कारण हुआ। चार्जेस तो मीडियम पे डिपेंड करते नहीं है, डिस्टेंस मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये क्या असर हुआ, किसकी वजह से ऐसा हुआ। तो बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, जो फोर्स में रिडक्शन हुआ है दैट इज ड्यू टू इफेक्ट ऑफ मीडियम। जो आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है बच्चों, आगे का डिस्कशन है मगर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो Q1 पर नेट फोर्स लगती है Q2 के कारण, उस फोर्स के अंदर ये जो Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी की वजह से ये फोर्स लगती है। एक्चुअली कहीं ना कहीं कूलम्स फोर्स का रूट कॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। Q2 के कारण आप आगे देखेंगे यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण Q1 पे एक फोर्स लगता है, और वही फोर्स हमने कल लिखा था। अब बच्चों क्या होगा जब आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम बीच में डाल देते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के असर को कम कर देता है। ये चीज हम आगे ELF इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नाम के एक टॉपिक में पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसका, पर अभी बता देता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुने। जब आप चार्जेस को किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डाल देते हैं तो डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के असर को कम कर देता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है इसीलिए फोर्स का असर भी कम हो जाता है। अब बच्चों आगे की बात सुनना, अगर मैं यहाँ नेट फोर्स निकालता हूँ Q1 पर, तो नेट फोर्स Q1 पर क्या होगी, एक तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 प्लस फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू मीडियम। बच्चों ये जो मीडियम होता है ये पोलराइज होगा, इसमें भी इंड्यूस चार्जेस डेवलप होंगे, वो इस Q1 पर एक फोर्स लगाते हैं, इस F Q1 इस फोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में, और इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो बराबर निकल के आता है आपका F0/K। तो बच्चों एक बार बताओ, जो मैं आपको F0/K वाला फोर्स बोल रहा हूं वो फोर्स क्या है, क्या वो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 है, या वो नेट फोर्स एक्टिंग ओवर Q1 है जिसके अंदर Q2 के फोर्स और मीडियम का फोर्स दोनों का इफेक्ट आ गया है। तो आप समझ गए होंगे कि F0/K जो है दैट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ओवर द चार्ज Q1,
इस नेट फोर्स के अंदर Q1 पर Q2 के कारण वाला फोर्स भी आ गया है, इसमें आपका मीडियम के कारण वाला फोर्स भी आ गया है। तो बच्चों अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए व्हाट इज फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, अगर मैं सिर्फ आपसे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 पूछ रहा हूं तो आप उसमें मीडियम का इफेक्ट नहीं लेंगे और वहां आप केवल आंसर क्या देंगे। अगर मैं आपसे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 का मैग्नीट्यूड पूछूं इस डायग्राम में भी, तो आप इस फोर्स को बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आपको यहाँ कैपिटल के इस्तेमाल नहीं करना है, कैपिटल के आपका नेट फोर्स में इस्तेमाल होगा। अब आपको बहुत सिंपल बात बच्चों ध्यान रखो, जब मैं आपसे क्वेश्चन में फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 ये लैंग्वेज बोलता हूँ, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, अगर मैं आपसे ये लैंग्वेज पूछ रहा हूँ तो न तो आपको आसपास के चार्जेस देखने हैं, न आपको आसपास का मीडियम देखना है, आपको सिंपली फोर्स का एक्सप्रेशन लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। वैक्यूम मानते हुए फोर्स का एक्सप्रेशन लिखना है, ना आपको मीडियम देखना है ना सराउंडिंग चार्जेस देखने। धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम इसके बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली ई नॉट माइनस ई इंड्यूस दैट इज इक्वल टू ई नॉट बाई के। तो यानी आपका वैक्यूम का इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस मीडियम का इफेक्ट माइनस होने के बाद जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचता है वो ई नॉट बाई के होता है। तो उसी तरह से वैक्यूम में लगने वाला फोर्स उसमें से माइनस हो जाता है मीडियम के कारण एक्सर्टेड फोर्स, और फिर जो नेट फोर्स बचता है दैट इज एफ नॉट बाई के। तो आपको ध्यान रखना है एफ नॉट बाई के इज द नेट फोर्स एक्टिंग ओवर द चार्ज एंड दिस इज नॉट द फोर्स एक्टिंग ओवर Q1 ड्यू टू Q2। तो हमें इस चीज का थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है। हाँ तो बच्चों अभी अभी हमने सुपरपोजिशन रूल के बारे में जाना, जहां मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए। सुपरपोजिशन का पहला पॉइंट, फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्ज नियर बाय। मीडियम पे भी डिपेंड नहीं करता है, आपको सिंपली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर लिखना होता है। दूसरी बात, किसी भी चार्ज पर जो नेट फोर्स होता है दैट इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ओवर दैट चार्ज। किसी चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है तो उस पर जितनी भी फोर्सेस लग रही है बाकी चार्जेस के कारण वो फोर्सेस दिखाइए, उनका रिजल्टेंट करिए, उनका वेक्टर सम करिए, तो आपको नेट फोर्स ओवर द चार्ज जो है वो पता चल जाएगा। अब बच्चों इसी कनेक्शन में पहला क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। 2 point charges plus Q1 and plus Q2 are placed r meter apart in vacuum. Force on Q1 due to Q2 is F. If now a third charge plus Q3 is placed at midpoint of line joining the charges, then force on Q1 due to Q2. ऑप्शन है आपके सामने, increases, decreases, remain same, cannot be predicted. बच्चों जैसे ही आपको ये शब्द मिले फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये सुपरपोजिशन रूल नंबर 1 पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ मैंने डायग्राम दिखा रखा है, 2 चार्जेस है आपके सामने प्लस Q1 प्लस Q2, इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। मैंने F12 से इस फोर्स को दिखा रखा है। F12 इज द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। अब अगर आपने बीच में Q3 चार्ज रख दिया तो वो भी रिपल्सिव फोर्स लगाएगा Q1 पर, तो उसकी फोर्स को मैंने F13 लिख दिया है। F13 का मतलब है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3। बच्चों क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो बच्चों अगर मैं फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 लिखूं मैग्नीट्यूड में तो दैट विल बी सिंपली K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्ज नियर बाय। इसका न तो मीडियम से लेना देना ना आसपास रखे हुए किसी और चार्ज से लेना देना। तो क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि Q3 रखने के बाद बताइए फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जवाब है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 किसी भी तीसरे चार्ज Q3 से इंडिपेंडेंट है। तो इसके बेसिस पे अगर मुझे यहाँ आंसर टिक करना है तो ये फोर्स अनचेंज रहा है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा बच्चों अगर इसी क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा होता कि बताइए नेट फोर्स ऑन Q1 पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो बच्चों नेट फोर्स की जब बात आएगी तो नेट फोर्स Q1 पर क्या होगा, एक तो F12 फोर्स पहले से लग रहा था प्लस एक एक्स्ट्रा रिपल्सिव फोर्स F13 भी लगने लग गया। बच्चों ये फोर्स इसके साथ सेम डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड में ऐड हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे Q1 पर जो फोर्स पहले Q2 के कारण लग रहा था, नेट फोर्स की बात करी जाए Q1 पर, तो Q3 को रखे बाद नेट फोर्स Q1 चार्ज पर बढ़ जाएगा। मैं फिर से दोहराता हूं, Q3 को रखे बाद नेट फोर्स Q1 चार्ज पर बढ़ जाएगा, लेकिन फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 जो है वो सेम बना रहेगा। आपको बहुत अच्छे से इस तरह के क्वेश्चन पहचान में आ जाएंगे। जब भी आपको ये लैंग्वेज मिल जाए फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 तो आपको समझ जाना है
कि ये सुपरपोजिशन रूल पर बेस्ड क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। अब बच्चों सुपरपोजिशन सेकंड रूल पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम यहाँ प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे 3 पॉइंट चार्जेस एक स्ट्रेट लाइन पर रखे हैं, +2 कूलम, +4 कूलम, +6 कूलम। ABC इन पॉइंट्स को मैंने मार्क किया है, जहां ये रखे हुए इनके बीच की दूरी 1 मीटर के बराबर है। क्वेश्चन में आपसे 2 पार्ट पूछे गए हैं। पहले पार्ट में आपसे पूछा है नेट फोर्स ऑन चार्ज एट ए, सेकंड में आपसे पूछा है नेट फोर्स ऑन चार्ज एट बी। बच्चों कूलम्स लॉ के क्वेश्चन करने का यही तरीका है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। जिस भी चार्ज पर आपसे नेट फोर्स पूछी जा रही है उस चार्ज पर बाकी सभी चार्जेस के फोर्सेस को दिखा दीजिए, फ्री बॉडी डायग्राम टाइप की चीज बना दीजिए। जिस चार्ज पर नेट फोर्स निकालनी है रिमेनिंग चार्जेस के कारण उस पर जो फोर्सेस लग रही है वो फोर्सेस दिखा दीजिए, उन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट कर दीजिए, तो आपको नेट फोर्स उस चार्ज पर पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पहले पार्ट में मुझे नेट फोर्स ऑन चार्ज एट ए दिखाना है, तो ये मैंने ए पर एक चार्ज रखा हुआ दिखा दिया है +2 कूलम। अब बच्चों इस पर कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा, जरा इधर देखिए, क्योंकि सभी चार्जेस लाइक नेचर के हैं। तो एक तो ये +4 कूलम का चार्ज, इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा उधर की तरफ। +4 कूलम की रिपल्सिव फोर्स को मैंने नाम दे दिया है बच्चों यहाँ FB। बी वाले चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा है उसको मैंने FB लिख दिया है। सिमिलरली ये जो +6 कूलम का चार्ज है ये भी ए वाले चार्ज पर एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा उधर की तरफ, इसकी फोर्स को मैंने नाम दे दिया है FC। सी पॉइंट पर रखे चार्ज की फोर्स को मैंने नाम दे दिया है FC। अब बच्चों अगर आप यहाँ से देख पा रहे हैं, मुझे नेट फोर्स अगर निकालनी है ए पर रखे चार्ज पर, तो नेट फोर्स विल बी वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ओवर दैट चार्ज, यानी मुझे FB FC का रिजल्टेंट करना है। यहाँ आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि क्योंकि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के साथ 0 डिग्री के एंगल पर एक्ट कर रही है तो इनका मैग्नीट्यूड सिंपली एड अप हो जाएगा। तो अगर ए पर रखे चार्ज पर नेट फोर्स निकालूं तो बी वाले का मैग्नीट्यूड, बच्चों यहाँ से देख पाएंगे बी वाले का अगर मैग्नीट्यूड आप लिखेंगे FB तो K 24/1 का स्क्वायर, K Q1 Q2 by R स्क्वायर, तो K 24/1 का स्क्वायर। फिर जब आप FC का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो K Q1 Q2 तो K 26 लेकिन अपॉन में 2 का स्क्वायर, क्योंकि अगर आप देखेंगे ए से सी की टोटल दूरी क्या है 2 मीटर के बराबर, तो K 26/2 का स्क्वायर। सॉल्व करके देख सकते हैं बच्चों, यहाँ से 8K हो जाएगा, इधर से आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, तो यहाँ से 3K बचेगा, 8 + 3 मिलाकर 11K का फोर्स आ जाएगा। K आपका अभी मैंने आपको बताया था SI सिस्टम में इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है, तो आप वो वैल्यू रखकर देख सकते हैं। आपका फोर्स, नेट फोर्स जो चार्ज एट ए है वो निकल के आता है 99 × 10⁻⁹ न्यूटन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, सीधी सी अप्रोच थी। जिस भी चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है उस पर सभी फोर्सेस दिखाकर उनका वेक्टर सम करना है। अब बच्चों फिर से क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है नाउ फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज एट बी। अब जब हम बी वाले चार्ज पर नेट फोर्स निकालेंगे तो रिमेनिंग चार्जेस के कारण इस पर फोर्स दिखाते हैं। तो बच्चों बड़े ध्यान से देखना, बी वाले पर ए वाला एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा उधर की तरफ, उसको मैंने वहां FA से दिखा रखा है। डी वाले चार्ज पर 6 कूलम इधर की तरफ एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा जिसको मैंने FC से दिखा रखा है। अब अगर आप बी पर नेट फोर्स निकालेंगे तो दैट विल बी FA + FC। बच्चों क्योंकि ये दोनों फोर्सेस 180 डिग्री के एंगल पर है तो इनके मैग्नीट्यूड एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट होंगे। मुझे क्लियरली पहले पता चल रहा है कि सी वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, आप भी समझ जाएंगे जब बेसिक मैथ इस्तेमाल करेंगे। इधर आपका न्यूमरेटर टर्म ज्यादा आ रहा है, इधर न्यूमरेटर टर्म कम आएगा, डिस्टेंस नीचे सेम है, डिनोमिनेटर सेम होगा, तो ये वाली फोर्स डोमिनेट करेगी। आपकी मर्जी, आप तो फोर्स निकालिए, जो भी लार्जर फोर्स है उसमें से स्मॉलर फोर्स को माइनस करके नेट फोर्स बतानी है। मुझे पहले से पता है सी का फोर्स ए से ज्यादा होगा, इसलिए नेट फोर्स आप देखेंगे इस पर इधर की तरफ लगेगा। अब सी वाले के फोर्स का मैग्नीट्यूड आप लिखिए, सी वाले का फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, K Q1 Q2 by R स्क्वायर, K 4/6/1 का स्क्वायर। ऐसे ही ए वाले का फोर्स क्या होगा, K Q1 Q2 by R स्क्वायर से K 4/2/1 का स्क्वायर। बच्चों आप क्लियरली देख पा रहे होंगे ये फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स कम है, दोनों माइनस हो जाएंगे, इधर से 24K उधर से 8K, दोनों माइनस करेंगे तो 16K का फोर्स यहाँ पर निकल के आ जाएगा। डायरेक्शन भी आप समझ पा रहे होंगे, इधर की तरफ नेट फोर्स सी वाले की डायरेक्शन में निकल के आएगी, FC की डायरेक्शन में, सॉरी, इधर की तरफ ये नेट फोर्स लग रही होगी। आप चाहें तो K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ रख सकते हैं, तो आप फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ 144 × 10⁻⁹ न्यूटन भी लिख सकते हैं। तो इस तरह के बेसिक सुपरपोजिशन पर बेस्ड क्वेश्चन हमें बच्चों अच्छे से करना आना चाहिए। आपको बस फोर्सेस दिखानी है, उनके रिजल्टेंट करने हैं, 0 डिग्री एंगल के फोर्सेस ऐड हो जाएंगी, 180 वाली माइनस हो जाएंगी, 90 डिग्री पर जब फोर्सेस होती तो आपको पता है √F1² + F2², इस तरह की चीजें करके हमें
नेट फोर्स यहाँ निकालना होता है। तो इन क्वेश्चंस को हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। हाँ तो बच्चों, सुपर पोजिशन पर बेस्ड क्वेश्चन हम अभी डिस्कस कर रहे हैं और उसी में अब एक और क्वेश्चन आगे डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों, एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको यहाँ नजर आ रहा होगा जिसकी दो साइड्स मैंने दिखा रखी है, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर उनकी लेंथ है। 3 चार्जेस उनके वर्टेक्स पे रखे गए हैं, 27 ESU, 64 ESU, 1 ESU, सब पॉजिटिव चार्जेस है, आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन 1 ESU चार्ज। ये जो 1 ESU का चार्ज है, हमें इस पर नेट फोर्स बतानी है। बच्चों, क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, मगर फिर भी कई बार क्या होता है, बच्चों का इसका आंसर गलत आता है और उसके पीछे कारण होता है एक बहुत ही सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आप जरा चेक करिए कि क्या आपके फोर्स के ऑप्शन भी CGS यूनिट्स में दिए हुए हैं। डाइन फोर्स का CGS यूनिट है, आपको सभी ऑप्शंस भी CGS में दिए, आपको सभी चार्जेस CGS सिस्टम में दिए हुए हैं, आपको सभी डिस्टेंसेस CGS सिस्टम में दिए हुए हैं। तो ऐसे में जो आप सिली मिस्टेक कर जाते हैं बच्चों, वो ये है कि आप K की वैल्यू SI यूनिट्स की रख बैठते हैं। K की वैल्यू 9 × 10⁹ मैंने आपको बताया है, वो SI सिस्टम के अंदर वैल्यू होती है। CGS सिस्टम में K की वैल्यू 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ESU स्क्वायर होती है। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको मिले जिसमें सभी चीजें CGS सिस्टम में दे रखी हो, आपके ऑप्शंस भी CGS में हो, तो आप समझदारी से प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए K की वैल्यू 1 लेकर चलेंगे तो आपका आंसर फटाफट से मैच कर जाएगा। चलो बच्चों, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इसी को पहले मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ दिखा दिया है। ABC तीनों वर्टेक्स को दिखा दिया है, तीनों चार्जेस रख दिए हैं। A पर 27 ESU का चार्ज है, B पर 1 ESU का चार्ज है, C पर 64 ESU का चार्ज है। बच्चों, B पर नेट फोर्स निकालनी है, 1 ESU के चार्ज पर नेट फोर्स निकालनी है। A वाला इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा, नीचे की तरफ F है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कूलम फोर्स इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, तो F तो लगेगा ऐसे इधर की तरफ। सिमिलरली C वाला एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा FC ऐसे उधर की तरफ। पहले मैं FC का मैग्नीट्यूड आपको यहाँ दिखा देता हूँ। A वाले चार्ज का फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर आप निकालेंगे तो दैट विल बी K Q1 Q2 by R स्क्वायर, K 127/3 का स्क्वायर। बच्चों ध्यान से यहाँ K की वैल्यू आपको क्या रखनी है 1, तो आप K की वैल्यू 1 रखेंगे, बाकी कोई यूनिट नहीं छेड़नी, नीचे सेंटीमीटर नहीं कन्वर्ट करना है, सभी यूनिट CGS में लेकर आपको चलना है। यहाँ से आप 3 का स्क्वायर 27 कैंसिलेशन करके देख सकते हैं, आपके A के कारण जो फोर्स लग रही है दैट विल बी इक्वल टू 3 डाइन। सिमिलरली C के कारण फोर्स निकालेंगे तो वही K 164/4 का स्क्वायर, K Q1 Q2 by R स्क्वायर, K 164/4 का स्क्वायर। बच्चों, K की वैल्यू 1 रखनी है, यहाँ से आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, ये फोर्स निकल के आ रही है 4 डाइन। अब आप 1 ESU के चार्ज पर वहां नजर डालिए, एक फोर्स FC इधर लग रही है, एक फोर्स FA इधर लग रही है, इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री, पर ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर नहीं है। कोई बात नहीं बच्चों, अगर मैग्नीट्यूड में बराबर नहीं है तो भी अगर आपको 90 डिग्री एंगल पर फोर्सेस दी जाती है तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं हम, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर करके। तो यहाँ FA स्क्वायर प्लस FC स्क्वायर करेंगे नेट फोर्स निकालने के लिए B पर रखे चार्ज पर, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो फाइनली नेट फोर्स B पर रखे चार्ज पर निकल के आ जाएगी 5 डाइन के बराबर। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, नेट फोर्स एक्टिंग ओवर 1 ESU चार्जेस 5 डाइन। बस ध्यान इतना सा देना था बच्चों, K की वैल्यू आपको 1 लेकर चलनी है क्योंकि CGS सिस्टम में K की वैल्यू 1 होती है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन इसी तरह का, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, सभी साइड्स A के बराबर है, चार्जेस Q रखे हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट एनी वन ऑफ द वर्टिसेस। किसी भी एक वर्टेक्स पे रखे चार्ज पर नेट फोर्स निकालिए। बच्चों, पहली बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर किसी चार्ज के आगे साइन नहीं लगा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट हम उसे पॉजिटिव चार्ज मानेंगे, हम इन्हें पॉजिटिव चार्ज मानते हुए सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल डायग्राम मैंने यहाँ दिखा दिया बच्चों, इनको नाम दे दिया है वर्टेक्स को ABC, साइड लेंथ A के बराबर है, चार्जेस Q Q Q यहाँ रखें। किसी एक वर्टेक्स पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, मान लीजिए C पे रखे चार्ज पर मैं निकाल रहा हूँ फोर्स। जैसे आप C के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं ऐसे आप A और B पर करके देख सकते हैं, सेम रिजल्ट आपको वहां से भी मिलेगा। अच्छा, आप C के चार्ज पर नेट फोर्स निकालनी है तो रिमेनिंग 2 चार्जेस की फोर्स इस पे दिखा देते हैं। A वाला इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा F इधर की तरफ, B वाला इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा F इधर की तरफ। बच्चों, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये सभी एंगल 60 60 60 होंगे, एंड इफ दिस एंगल इज 60 डिग्री तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। अब मेन बात इधर ध्यान से देखिए बच्चों, A और B जो फोर्स मैंने दिखाई है ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर होगी, मैंने इसको F लिख दिया है। मैग्नीट्यूड कितना होगा, K Q1 Q2 by R स्क्वायर से KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर। अब क्योंकि ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर है और इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री
तो आपको पता होगा कि दो फोर्सेस अगर मैग्नीट्यूड में बराबर हो और उनके बीच में कुछ एंगल थीटा हो तो हम रिजल्टेंट को डायरेक्टली 2f cos थीटा बाई 2 से निकाल लेते हैं। और ये भी आप समझ पा रहे हैं, मैं डायग्राम में नहीं दिखा रहा कि कॉम्प्लिकेट ना हो, पर आप समझ पा रहे हैं जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगी वो इन दोनों के ठीक बीचों बीच एक्ट कर रही होगी, इनके एंगल बाइसेक्टर के अलोंग एक्ट कर रही होगी। चलिए हम मैग्नीट्यूड बताते हैं। नेट फोर्स सी पर रखे चार्ज पर होगा 2f cos थीटा बाई 2, यानी 2f cos 60/2। 60/2 विल बी 30 डिग्री, तो 2 की जगह 2, f की जगह KQ स्क्वायर बाय a स्क्वायर एंड cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 आपको यहाँ रखनी है। बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और किसी एक वर्टेक्स पे रखे हुए चार्ज पर नेट फोर्स निकल के आ जाएगा √3 KQ स्क्वायर बाय a स्क्वायर के बराबर। जैसे मैंने C के लिए कैलकुलेशन किया, आप किसी भी चार्ज के लिए ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आप B पे निकालते एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, वही एंगल 60 डिग्री यहाँ बनता। ए पे निकालते तो एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, वही एंगल 60 डिग्री यहाँ बनेगा। आप कहीं से भी करके देख सकते हैं, आंसर आपका सेम ही आएगा। अब बच्चों जैसे मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्वेश्चन किया, ऐसे एक क्वेश्चन अब आप लोग ट्राई जरूर करें। मैंने यहाँ क्वेश्चन आपको दिया है, एक स्क्वायर है, हर एक साइड इसकी a के बराबर है, चारों वर्टिसेस पे चार्जेस q रखे गए हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन चार्ज एट एनी वन वर्टेक्स। किसी भी एक वर्टेक्स पर रखे चार्ज पर नेट फोर्स आपको निकालना है। आप इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करें बच्चों, होपफुली सबका आंसर आना चाहिए। सुपरपोजिशन हमें अच्छे से प्रैक्टिस करना है। कोई भी एक कोने का चार्ज पकड़ लीजिए, उस पर रिमेनिंग 3 चार्जेस की फोर्स दिखाइए, उन फोर्सेस का रिजल्टेंट करिए और आंसर निकालिए। आप लोग ट्राई करें इसको, आपसे हो जाएगा। होपफुली नहीं होता है तो आगे हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। हाँ तो बच्चों अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसमें आपसे कहा गया था कि स्क्वायर के चारों वर्टिसेस पर इक्वल चार्ज क्यों रखे गए हैं, और आपको ये बताना था कि किसी एक वर्टेक्स पर रखे हुए चार्ज पर क्या फोर्स लगेगा। बच्चों वही सुपरपोजिशन रूल का हमें इस्तेमाल करना है। अगर हम वर्टेक्स के किसी एक चार्ज को कंसीडर करेंगे तो उस पर रिमेनिंग 3 वर्टिसेस पर रखे हुए चार्जेस के कारण फोर्स लगेगी। सभी चार्जेस की फोर्स उस पर दिखाइए, एक फ्री बॉडी डायग्राम उस तरह का बनाइए, और फिर फाइनली नेट फोर्स निकालने के लिए हमें उन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम करना है, यानी कि रिजल्टेंट करना है। किस तरह से क्वेश्चन में अप्रोच करेंगे अब आप इधर देख पाएंगे। जैसे सपोज यही डायग्राम मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ बना दिया है। ABCD 4 वर्टिसेस को नाम दे दिए हैं, चार्जेस रखे हुए Q के बराबर, साइड लेंथ है स्क्वायर की A के बराबर। बच्चों मान लीजिए हम इस वाले चार्ज को कंसीडर कर रहे हैं, यानी वर्टेक्स C पर रखे हुए चार्ज की बात कर रहे हैं। इस C पर रखे हुए चार्ज पर जो बाकी के 3 चार्जेस है वो कैसे कैसे फोर्स लगाएंगे। तो एक तो B वाला इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा FB नीचे की तरफ, ऐसे D वाला इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा FD इधर की तरफ, और A वाला चार्ज इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा FA इधर की तरफ। FA का ये एंगल 45 डिग्री होगा। बच्चों आपको पता है स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो अगर यहाँ पर ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 हो जाएगा। FB, FA और FD ये तीनों चार्जेस के कारण लगने वाली फोर्स है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कूलम फोर्स इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। अब बच्चों आगे की बात इधर सुने, B और D के द्वारा जो फोर्स लगाई जा रही है FB और FD दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होगी। मैंने इसको F बोल दिया है। मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर, KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया है, तो KQQ अपॉन A स्क्वायर, तो KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर। मगर जो A के द्वारा फोर्स लगाई जा रही है उसको हमने F डैश बोल दिया है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड अलग है। उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन √2A का होल स्क्वायर। बच्चों डायगोनल लेंथ लेंगे √2A के बराबर, तो ये √2A का होल स्क्वायर। अब बच्चों आप फिर से देख पाएंगे, ये डायग्राम मैंने यहाँ आपकी कन्वीनियंस के लिए दोबारा से बनाया ताकि आप सारी फोर्सेस देख सकें। C पर जो चार्ज Q रखा है उस पर एक फोर्स इधर लग रही है F, जिसको हमने FD कहा है। एक फोर्स इधर लग रही है नीचे FB F के बराबर, और एक फोर्स इधर की तरफ लग रही है F डैश। बच्चों ये F और ये F इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। इक्वल फोर्सेस 90 डिग्री का एंगल, रिजल्टेंट इनका होगा √2F, और वो रिजल्टेंट किसी भी आइदर फोर्स से 45 डिग्री के एंगल पर होगा। नतीजा इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो खुद F डैश के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। बच्चों जब दो वेक्टर्स के बीच में 0 डिग्री एंगल होता है तो आपको पता है रिजल्टेंट के लिए उनका मैग्नीट्यूड सिंपली एड अप हो जाता है। तो नेट फोर्स की अगर मैं बात करूं C पर रखे हुए चार्ज पर नेट फोर्स, तो दैट विल बी F डैश प्लस √2F। F डैश की वैल्यू यहां से उठा के मैंने रख दी बच्चों KQ स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर, √2 की जगह √2। F की वैल्यू यहां से उठा के रख दीजिए KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर। यहाँ से अगर आप KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर को बाहर कॉमन निकालेंगे तो आप फाइनल आंसर दे सकते हैं KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर ब्रैकेट √2 + 1/2। दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ओवर द चार्ज C।
बच्चों जैसे हमने सी के लिए इस फोर्स का कैलकुलेशन किया है, आप कोशिश करके देखिए अगर इसी तरह से आप किसी भी एक वर्टेक्स के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो सबके लिए रिजल्ट बिल्कुल सेम निकल के आएगा। आप किसी भी वर्टेक्स पर ट्राई करके देख सकते हैं, जैसे मैंने इस पर निकाला, आप एक बार ट्राई जरूर करें। मैं आपसे यही कहूंगा, रिकमेंड करूंगा, आप ऐसे मान लीजिए बी वाले पर आप फोर्स निकाल रहे हैं, तो ऐसे फोर्स दिखाएं। बी वाले पे किस किस का फोर्स दिखाएंगे? ए वाले का, डी वाले का और सी वाले का। ये सारी फोर्सेस दिखाएं, इनका रिजल्टेंट करके देखें कि क्या आपका आंसर वहां से भी सेम आता है क्या। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इधर लिख दिया है। एक स्क्वायर है जिसकी वही साइड ए है, दो वर्टिसेस पर पहले से चार्ज रखे हुए हैं प्लस क्यू, डायगनली ऑपोजिट वर्टिसेस पे। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इक्वल चार्जेस शुड बी प्लेस्ड एट रिमेनिंग टू वर्टिसेस सच दैट नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्जेस इज 0। यानी ये दो चार्ज पहले से रखे हुए हैं, अब मैं बाकी बचे हुए दो कोनों पर क्या मैग्नीट्यूड और क्या नेचर का चार्ज लाकर रखूं कि इन दोनों चार्जेस पर नेट फोर्स क्या हो जाए? 0। तो बच्चों इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। सॉरी, ध्यान ये देना बच्चों, जैसे ये प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे पर एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहे होंगे। मैंने इस वाले चार्ज को कंसीडर कर लिया है, जैसा इधर से कंसिडरेशन कर रहे हैं, अगर आप इधर से भी करेंगे तो भी सेम रिजल्ट मिलेंगे। तो आपको बहुत ध्यान देना बच्चों, यहाँ ये प्लस क्यू चार्ज, इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है एफ डैश इधर की तरफ। अब अगर मुझे इस पर नेट फोर्स 0 करनी है तो मुझे एक इसके ऑपोजिट फोर्स रिक्वायर्ड है जो मैग्नीट्यूड में इसके बराबर हो जाए, ताकि ये फोर्स कैंसिल होकर 0 हो जाए। तो बच्चों 100% तय हो गया है कि जो रिमेनिंग वर्टिसेस है उन पर आपको ऑपोजिट नेचर का चार्ज रखना पड़ेगा। यहाँ कुछ माइनस क्यू का चार्ज अगर मैं रखूंगा दोनों वर्टिसेस पर, तब ये नेगेटिव चार्ज एक अट्रैक्टिव फोर्स इधर लगाएगा, ये नेगेटिव चार्ज एक अट्रैक्टिव फोर्स इधर लगाएगा, दोनों मैग्नीट्यूड में फोर्स बराबर लगाएंगे, इनका रिजल्टेंट √2f इनके बीच में आएगा, √2f इधर आएगा, तो हो सकता है ये एफ डैश को बैलेंस कर ले और नेट फोर्स 0 हो जाए। अब बच्चों आप सोच के देखो, अगर मैंने यहाँ माइनस क्यू की जगह प्लस क्यू का चार्ज रखा होता तो वो फोर्स इधर लगाता, वो फोर्स इधर लगाता, और ये √2f इसी के साथ ऐड हो जाती जैसे यहाँ हो रही है। तो ऐसे में किसी भी कीमत पर इस वाले चार्ज पर नेट फोर्स 0 नहीं हो पाती। तो पहली बार नेचर मैंने खुद में समझ लिया है, ऑपोजिट नेचर का चार्ज लाके रखेंगे जब यहाँ, तभी फोर्स 0 हो पाएगी। अब आगे की बात, अगर आप इस चार्ज पर नेट फोर्स 0 चाहते हैं तो इसके लिए एफ डैश को किसके बराबर होना पड़ेगा? √2f। मैंने लिखा भी है, फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्जेस विल बी 0 इफ √2f बराबर क्या हो जाए? एफ डैश। बच्चों √2 की जगह √2, एफ हमने किसको माना है? साइड वाले चार्जेस के कारण, साइड पेयर के जो चार्जेस है उनके फोर्स को। तो ये मैग्नीट्यूड में फोर्स क्या होगा? के क्यू स्मॉल क्यू बाय ए स्क्वायर, एंड दैट शुड बी इक्वल टू एफ डैश। एफ डैश हमने इन दोनों डायगोनली ऑपोजिट चार्जेस की फोर्स को माना है, तो एफ डैश का मैग्नीट्यूड क्या होगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a का होल स्क्वायर। बच्चों काटा पीटी आप अपने लेवल पर करके देख सकते हैं, यहाँ से के से के कैंसिल हो जाएगा, एक कैपिटल क्यू कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और स्मॉल क्यू की वैल्यू आ जाएगी क्यू बाई 2√2। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो स्मॉल क्यू बराबर क्यू बाई 2√2 आएगा, माइनस नहीं आएगा। माइनस मैंने मैन्युअली प्लेस किया है ये इंडिकेट करने के लिए कि जब आप इतने मैग्नीट्यूड का और ऑपोजिट नेचर का चार्ज यहाँ पे लाके रखेंगे, केवल और केवल तभी जाकर इन प्लस क्यू चार्जेस पर फोर्स आपका 0 हो सकेगा। और बच्चों सबसे बड़ी बात, आपको जिसको गौर करिएगा, जैसा कैलकुलेशन इधर हुआ है इन चार्जेस के कारण सेम कैलकुलेशन इधर भी हो रहा है। अगर आप देखेंगे एफ डैश फोर्स इधर लग रहा है, एफ और एफ इधर लगेगा, √2f इधर आएगा, वो √2f पीछे एफ डैश को बैलेंस कर लेगा। तो आप किसी भी एक तरफ से इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, आंसर दोनों चार्जेस के लिए ये सेम ही निकल के आएगा। तो ये सुपर पोजिशन पर बेस्ड कुछ बेसिक से क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हमारा वेक्टर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। वेक्टर का मतलब बस बेसिक वेक्टर, आपको फोर्सेस के रिजल्टेंट वगैरह निकालने आने अच्छे से चाहिए।